और राज्यपाल में भी कुछ आयोग कुछ आयोग ने राज्यपाल के बारे में क्या कहा उसकी सिफारिशें पढ़ रहे हो, यही है। कल आपने एक आयोग देखा था, कौन सा देखा कल? सरकारी आयोग। गठन कब हुआ था? सरकारी आयोग राज्यपाल के बारे में। सरकारी आयोग, इसकी दो चार बातें। इसका गठन 9 जून 1983। गठन के बाद उद्देश्य, उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्यों की, केंद्र राज्यों के संबंधों की समीक्षा करना। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं इसमें? एक इसमें अध्यक्ष है, दो इसके सदस्य थे। अध्यक्ष कौन है? कौन है? आर एस सरकारिया। आर एस सरकारिया सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। आर एस सरकारिया कौन है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। कहाँ के न्यायाधीश है? सुप्रीम कोर्ट के। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट। ओके। दो सदस्य कौन कौन है? दो सदस्य है, डॉक्टर एस आर सेन, आर एस को उल्टा कर दो भले ही, और दूसरा है डॉक्टर बी शिवरमन। ये इसके सदस्य है। रिपोर्ट कब पेश की गई? जो रिपोर्ट है वो 1988, जनवरी 1988 कह दो, चाहे 1988 कह दो, जनवरी 1988 में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में करीबन कितनी सिफारिशें की गई थी? सिफारिशें थी रिपोर्ट में 247 सिफारिशें की गई थी। अध्याय कितने थे? इस रिपोर्ट के 19 अध्याय थे। ठीक है, इतनी बातें आपने पढ़ रखी है। आज ये पढ़ेंगे कि इस रिपोर्ट में राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के रोल के बारे में क्या सिफारिश की गई, अध्यादेशों के बारे में कैसी सिफारिश थी, और आपातकाल के बारे में कैसी सिफारिश थी। देखते हैं। हाँ, इस रिपोर्ट में राज्यपाल के बारे में दिखता है। राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में क्या क्या सिफारिशें की गई थी? राज्यपाल कौन नियुक्त होना चाहिए? पहली तो बात यह थी कि राज्यपाल के लिए जो व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए। राज्यपाल के लिए व्यक्ति कैसा होना चाहिए, मतलब कुल मिला के क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन कितना है? अगर संविधानिक ओपन देखोगे तो क्वालिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन ये थी कि उसको 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसी में कुछ बातें और ऐड करने का सुझाव दिया। संविधान संशोधन की बात नहीं की, लेकिन फिर भी कहा कि आप जिस भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना चाहते हो, जिस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना चाहते हो, वह समाज का प्रतिष्ठित एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाज, समाज का प्रसिद्ध कह दो या प्रतिष्ठित कह दो, ठीक है, व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात यह कही कि आप जिस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना चाहते हो वो सामान्यतः उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का आप उसे राज्यपाल नियुक्त करना चाहते हो
उस राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए, संबंधित राज्य का निवासी नहीं हो। अब संबंधित राज्य का निवासी नहीं हो तो कुल मिला के ये है कि राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। इसी बात को अपन ये कह सकते हैं कि या राज्य के बाहर का व्यक्ति हो, राज्य के बाहर का व्यक्ति हो। तीसरी बात होनी ये होनी चाहिए कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं जो राज्य का बाहर का तो नहीं है, उसी राज्य का है, तो फिर ये होना चाहिए कि वो क्षेत्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, या तो क्षेत्र राजनीति से क्या होना चाहिए, हाँ, या बाहर का भी व्यक्ति और क्षेत्रीय राजनीति में नहीं होना चाहिए, संबंधित राज्य की क्षेत्रीय राजनीति से अलग है, क्षेत्रीय राजनीति से अलग, या बहुत कम क्षेत्रीय राजनीति में बहुत कम सक्रिय व्यक्ति हो। ये तीसरी बात। चौथी बात उन्होंने कही कि मान लो ऐसा व्यक्ति आपको मिलता ही नहीं हो कि जो राजनीति से पूरी तरह से क्या हो, अलग हो, तो फिर आप ये ध्यान रखें कि रिसेंट पास्ट, थोड़े समय में जो पिछला जो समय बीता उसमें ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चौथी बात क्या कही उन्होंने कि रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट को क्या कहेंगे, लगभग वर्तमान समय में कह दो या हाल, वर्तमान समय में राजनीति में सक्रिय व्यक्ति न हो। इतनी बातें तो व्यक्ति के ऊपर थी, इतनी बातें तो व्यक्ति के ऊपर। केंद्र सरकार को भी कहा गया था, केंद्र सरकार को भी ये कहा गया था कि केंद्र सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, केंद्र सरकार के लिए क्या सिफारिश की गई, केंद्र सरकार के को कहा गया कि किसी ऐसे व्यक्ति को आप राज्यपाल नियुक्त नहीं करें जो केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित हो, और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त भी करे तो कम से कम ऐसे राज्य में तो नियुक्त नहीं करे जहां पर दूसरे दल की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो। तो केंद्रीय सरकार को क्या कहा गया, केंद्रीय सरकार को कहा गया कि सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को अन्य दल या गठबंधन, अन्य दल या गठबंधन वाली सरकार के राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करे, नियुक्त नहीं करे। व्यक्ति का चुनाव कैसे करना था, व्यक्ति का चुनाव 4 आधारों पे करना था। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु तो पूरी होनी चाहिए, साथ साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, या जीवन के किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो, नाम कमाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, साथ में वो राज्य का बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, संबंधित राज्य जिसका राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उसकी क्षेत्रीय राजनीति में, उसकी छात्र क्षेत्रीय राजनीति से या तो अलग रहे या फिर उसमें बहुत कम भाग लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए, रिसेंट पास्ट या वर्तमान में जिस समय नियुक्त किया जा रहा है उससे थोड़े समय पूर्व तक सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। ये 4 बातें किसको ध्यान रखनी थी, केंद्र सरकार को राज्यपाल नियुक्त करते समय ध्यान रखनी थी। केंद्र सरकार को भी परामर्श दिया गया था, सिफारिश की गई थी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे राज्य में नियुक्त नहीं करें जहां विपक्षी दल की सरकार हो, या कह दो दूसरे दल की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो। ठीक है, लिखो ये बातें पहले, अब लिखते जाओ साथ साथ ही। हाँ, ये राज्यपाल लिखो, सिफारिश सिफारिश से लिखो, लिखो, अब मैं लिखवाता हूँ, लिखे जाओ। हाँ, आप लिखो सरकारी आयोग की सिफारिश से, सीधे सिफारिश से भी लिख दो, सिफारिश से।
सरकारी आयोग ने, बिना नंबर के लिखो, सरकारी आयोग ने राज्यपाल नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए, राज्यपाल नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए, राज्यपाल नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए, राज्यपाल नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्न सिफारिशें की, निम्न सिफारिशें की। नंबर 1, समाज या जीवन के, समाज या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, समाज या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, समाज या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। नंबर 2, संबंधित राज्य के बाहर का व्यक्ति हो, संबंधित राज्य के बाहर का व्यक्ति हो। संबंधित राज्य, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त करना है, संबंधित राज्य के बाहर का व्यक्ति हो। नंबर 3, संबंधित राज्य की क्षेत्रीय राजनीति में, संबंधित राज्य की क्षेत्रीय राजनीति में, संबंधित राज्य की क्षेत्रीय राजनीति में बहुत कम सक्रिय, बहुत कम सक्रिय, संबंधित राज्य की क्षेत्रीय राजनीति में बहुत कम सक्रिय अथवा, बहुत कम सक्रिय अथवा राजनीति से अलग, राजनीति से अलग रहने वाला व्यक्ति हो, राजनीति से अलग रहने वाला व्यक्ति हो। नंबर 4, पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ समय में राजनीति में सक्रिय व्यक्ति नहीं हो, पिछले कुछ समय में राजनीति में सक्रिय व्यक्ति नहीं हो। हालांकि ये सब परंपराएं बन गई, अब पूरी तरह से फॉलो तो नहीं होती है। जहाँ जरूरत होती है वहां पर फॉलो करते हैं, जहां पर इनको लगता है कि फॉलो नहीं करना चाहिए तो वहां पर ये नहीं भी करते हैं। आगे लिखो, दूसरी, केंद्र सरकार को क्या सलाह दी थी? केंद्र सरकार को यह परामर्श दिया गया कि वह केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी के किसी व्यक्ति को ऐसे राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करे जहां पर अन्य दल या गठबंधन की सरकार हो। ठीक है, तो उसको क्या 2 नंबर लगा के लिखोगे? अब ऊपर वाले को 1 नंबर लगा दो, फिर 2 नंबर लगा के इसको लिख दो। दो नंबर लगा के इसको लिख दो। केंद्र सरकार को यह परामर्श दिया गया कि, केंद्र सरकार को यह परामर्श दिया गया कि, केंद्र सरकार को यह परामर्श दिया गया कि केंद्रीय सत्तारूढ़ दल के किसी राजनीतिक व्यक्ति को, केंद्रीय सत्तारूढ़ दल के किसी राजनीतिक व्यक्ति को केंद्रीय सत्तारूढ़
दल के किसी राजनीतिक व्यक्ति को ऐसे राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करे, ऐसे राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करे, ऐसे राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करे जहां अन्य दल अथवा गठबंधन की सरकार हो, जहां अन्य दल अथवा गठबंधन की सरकार हो। गठबंधन की सरकार हो। ठीक है। नंबर 3, राज्यपाल की नियुक्ति। नंबर 3 राज्यपाल की नियुक्ति। सिफारिश, 3 नंबर की सिफारिश। राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए सरकारी आयोग ने क्या सिफारिशें करी? सरकारी आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 125 अमेंडमेंट करो और ये लिखो कि मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेंगे किसके परामर्श करेंगे? राज्यपाल की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाएगी? तो इन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए आप अमेंडमेंट करें, संशोधन करें। किसमें संशोधन करें? संशोधन करें अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में संशोधन करके आप लिखे कि जिस भी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वहां के मुख्यमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि एक गोपनीय परामर्श भी होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? एक गोपनीय परामर्श भी होना चाहिए। गोपनीय परामर्श कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। किसके साथ में करेंगे? लोकसभा के स्पीकर के साथ में करेंगे और उपराष्ट्रपति के साथ में करेंगे। उपराष्ट्रपति इन द सेंस, उपराष्ट्रपति को शामिल करने का मीनिंग इतना सा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्य करते हैं। तो राज्यसभा के सभापति से जब चर्चा करेंगे तो ये होगा कि राज्यों का भी क्या हो गया? प्रतिनिधित्व हो गया। लोकसभा को शामिल करेंगे तो ये भी हो जाएगा कि आम जनता की भी राय ले ली है। तो प्रधानमंत्री को एक गोपनीय परामर्श करने की सलाह दी गई। और गोपनीय परामर्श किससे करना था? एक तो स्पीकर से करना था लोकसभा के, और दूसरा करना था उपराष्ट्रपति से। और प्रधानमंत्री का रोल यह ना कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति खुद तो नहीं करता, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री फाइनली क्या करते हैं? ये डिसाइड करते हैं कि किसको राज्यपाल बनाना है। भाई मंत्रिपरिषद ने डिसाइड किया तो किसने डिसाइड किया? प्रधानमंत्री ने। इसलिए कहा गया कि प्रधानमंत्री भी क्या करे? गोपनीय परामर्श करे स्पीकर और उपराष्ट्रपति पर। लेकिन ये संवैधानिक बाध्यता नहीं रखे। इसको क्या नहीं रखा इन्होंने? इसको संवैधानिक बाध्यता नहीं बनाने का प्रस्ताव दिया। संवैधानिक बाध्यता नहीं हो। यहां पर क्या कहा उन्होंने कि आप अनुच्छेद में संशोधन करो, मतलब ये संवैधानिक बाध्यता है। ये कैसी बाध्यता है? ये संवैधानिक बाध्यता है। ठीक है। और क्या कहा नियुक्ति के बारे में? लिखो। नंबर 3 राज्यपाल की नियुक्ति। और इसमें एक नंबर लगा के लिखो, अनुच्छेद 155 में संशोधन कर, अनुच्छेद 155 में संशोधन कर, अनुच्छेद 155 में संशोधन कर अनुच्छेद 155 में संशोधन कर मुख्यमंत्री के परामर्श मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति करने की बात कही। राज्यपाल की नियुक्ति करने की बात कही। नंबर 2 इसी में
नंबर 2 इसी में लिखो, राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व प्रधानमंत्री को भी, राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व प्रधानमंत्री को भी, राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व प्रधानमंत्री को भी लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर और उपराष्ट्रपति के साथ, लोकसभा के स्पीकर और उपराष्ट्रपति के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ गोपनीय परामर्श करने का सुझाव दिया, गोपनीय परामर्श, गोपनीय परामर्श करने का सुझाव दिया, गोपनीय परामर्श करने का सुझाव दिया। ब्रैकेट में लिख दो संवैधानिक बाध्यता नहीं, ब्रैकेट में लिख दो संवैधानिक बाध्यता नहीं। क्लियर? ओके, आगे। नियुक्ति के बाद में बात किसकी आती है? हटाने की, राज्यपाल को हटाना। नंबर 4, राज्यपाल को हटाने के लिए सुझाव दिया। राज्यपाल को वैसे अगर सामान्य तो देखा जाए तो संवैधानिक उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, या 5 वर्ष का इनका टेन्योर होता है, या ये त्याग पत्र दे दे। ये 3 स्थिति होती है हटाने की। इसके अलावा कौन सी स्थिति है? ये 3 तो संवैधानिक हो गया। सरकारी आयोग ने क्या कहा? सरकारी आयोग ने ये कहा कि अगर किसी राज्यपाल को आप हटा रहे हैं कार्यकाल से पहले, कार्यकाल समाप्त हो गया तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप किसी राज्यपाल को कार्यकाल से पहले हटाना, कार्यकाल से पूर्व हटाना, या आप उसका स्थानांतरण कर रहे हैं, या राज्यपाल कार्यकाल से पहले त्यागपत्र देते हैं, कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र देते हैं, त्यागपत्र देते हैं, तो ये तीनों ही स्थिति के अंदर कोई भी स्थिति हो, चाहे वो लोक कार्यकाल से पूर्व आप हटा रहे हैं या स्थानांतरण कर रहे हैं, या फिर आप कार्यकाल से पूर्व राज्यपाल त्यागपत्र देने, तीनों स्थिति में जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा रिपोर्ट कहां रखी जानी चाहिए? सदन के, संसद के दोनों सदनों पर, दोनों सदनों के पटल पर रखी जानी चाहिए, प्रत्येक सदन में पेश की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में स्पष्टीकरण होना चाहिए। इस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? स्पष्टीकरण होना चाहिए। न केवल केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण होना चाहिए, इवन जो राज्यपाल समय से पूर्व त्यागपत्र दे रहा है उसका भी क्या होना चाहिए? स्पष्टीकरण शामिल होना चाहिए। स्पष्टीकरण केंद्र सरकार का भी होना चाहिए और स्पष्टीकरण किसका भी होना चाहिए? राज्यपाल का भी स्पष्टीकरण उसमें संलग्न होना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी सी है कि यार अगर को समय से पूर्व हटाया जाता है, समय से पूर्व हटाया जाता है तो पूछा जाना चाहिए कि क्यों ना आपको हटा दिया जाए। स्पष्टीकरण लेते ना कि आपने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है या सरकार की नीतियों का उल्लंघन किया है, ऐसा कोई भी कार्य जिस कारण हटाया जा रहा है उसके बाबत क्या लिया जाए? राज्यपाल से स्पष्टीकरण लिया जाए। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि अगर राज्यपाल को हटाना ही है, आपको हटाना है, तो हटाने से पूरे एक समिति बनाई यहाँ पे, एक समिति के परामर्श पे हटाया जाना चाहिए, समिति के परामर्श पे हटाया जाना चाहिए। बोले समिति में कौन कौन होए, कौन कौन होना चाहिए समिति में? तो बोले समिति के अंदर प्रधानमंत्री तो होंगे ही होंगे, प्रधानमंत्री हो, लोकसभा के स्पीकर हो, लोकसभा के
लोकसभा के स्पीकर या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश होने चाहिए। जरूरी थोड़ी रिटायर्ड न्यायाधीश हो, सेवा में जो न्यायाधीश है वह भी परामर्श दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी एक समिति बने, ये समिति सिफारिश करे, उस आधार पे हटाया जाना चाहिए। और कुल मिला के बात इतनी सी थी कि राज्यपाल को कार्यकाल की क्या होनी चाहिए, सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, लिखो। नंबर 4, राज्यपाल को हटाना। नंबर 4, राज्यपाल को हटाना। लिखो नंबर 1, राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व हटाने, राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व हटाने राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व हटाने या स्थानांतरण करने या राज्यपाल कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा, कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र देने, या राज्यपाल कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र सरकार को संसद में एक वक्तव्य देना चाहिए। केंद्र सरकार को संसद में एक वक्तव्य देना चाहिए। केंद्र सरकार को संसद में एक वक्तव्य देना चाहिए जिसमें केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण है, जिसमें केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण है और संबंधित राज्यपाल की राय, संबंधित राज्यपाल की राय संलग्न हो, संबंधित राज्यपाल की राय संलग्न हो। नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को एक समिति के परामर्श के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को एक समिति के परामर्श के आधार पर हटाया जाना चाहिए। अब राष्ट्रपति को परामर्श तो वैसे प्रधानमंत्री का तो मिल ही जाएगा, प्रधानमंत्री की जगह उपराष्ट्रपति कर दो, यह शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि हटाने का काम मंत्रिपरिषद ही करेगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री पहले से ही क्या है, शामिल होते हैं, तो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को एक समिति के परामर्श पर हटाया जाना चाहिए, और समिति के नीचे लाइन खींच के लिख दो, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। समिति के नीचे लाइन खींच के लिख दो।
ठीक है, आगे लिखो नंबर 5। राज्यपाल को हटा भी दिया, हटाने के बाद में राज्यपाल क्या करेगा? हटाने के बाद तो कार्यकाल के पश्चात, कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल, कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल। क्या कहा? अगर कार्यकाल समाप्त हो गया है तो फिर राज्यपाल को किसी भी लाभ के पद पर नियोजित नहीं करना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने क्या कही? किसी भी लाभ के पद पर नियोजित नहीं करे। संवैधानिक प्रावधान है कि राज्यपाल जब भी कार्यकाल में रहेगा, राज्यपाल कार्यकाल में रहते हुए लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लेकिन राज्यपाल नहीं रहेगा उसके बाद में ऐसी बाध्यता नहीं रखी गई। सरकारी आयोग ने सिफारिश करी कि राज्यपाल जब नहीं है, एक बार राज्यपाल का पद धारण कर लिया, कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसके बाद में उसको लाभ के पद पर नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। जीवन यापन के लिए सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने चाहिए। जीवन यापन के लिए जीवन साथी सहित इनको क्या दिए जाने चाहिए? जीवन साथी सहित सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभ जब मिल जाएंगे तो फिर किसी लाभ के पद पर कार्य करने की आवश्यकता राज्यपाल को रहेगी नहीं, और राज्यपाल कार्यकाल के दौरान जो भी डिसीजन लेंगे वो फिर केंद्र सरकार के नियंत्रण से फ्री होकर संवैधानिक उपबंधों के अनुसार लेंगे। केंद्र सरकार की दया पर क्या नहीं लेंगे? डिसीजन नहीं लेंगे। तो राज्यपाल, कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल, नंबर 1, कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल को, कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल को, कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल को, कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नियोजित नहीं करना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नियोजित नहीं करना चाहिए। इसी में लिख दो, हालांकि राज्यपाल को, हालांकि राज्यपाल को राज्यपाल को पुनः राज्यपाल, राज्यपाल को पुनः राज्यपाल या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लाभ के पद पर नियोजित नहीं होंगे, लेकिन अगर दोबारा किसी राज्य का राज्यपाल बनाना हो तो बना सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो अनुमति दी जानी चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो फिर अनुमति दी जानी चाहिए। ओके। दूसरी बात क्या कही? कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल को, कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल को, कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल को, राज्यपाल एवं उसके जीवन साथी को, राज्यपाल एवं उसके जीवन साथी को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया जाना चाहिए। चलो ठीक है, ये लो, राज्यपाल के लिए रिटायरमेंट का जुगाड़ भी हो गया। अब क्या बचा? अब राज्यपाल के काम बचे। राज्यपाल का मुख्य काम होता है
पहले तो सीएम बनाने में, क्योंकि बाकी काम तो मंत्री परिषद की सलाह पर करता ही करता है, सीएम बनाने में राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से स्व विवेक की शक्ति के आधार पर होती है। तो सीएम बनाने में भूमिका। नंबर 6, राज्यपाल की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की वजह से नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री नियुक्त करने में भूमिका। राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग की रिपोर्ट सबसे बड़ी रिपोर्ट है। इसके बाद में पुंछी आयोग ने केवल 2-4 बातें कही है, क्योंकि सारी बातें सरकारी आयोग कह चुका था। 20 वर्षों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। सरकार मान रही थी कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, लेकिन पुंछी आयोग को लगा कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। राज्यपाल की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, इसलिए सबसे बड़ी रिपोर्ट सरकारी आयोग, ये इसी को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में इसी के कंपैरिजन में पुंछी आयोग की 2-4 बातें, मुश्किल से 5-6 बातें होगी। ठीक है ना? आप ये सोचो कि सारी रिपोर्ट इतनी बड़ी पढ़ाई जाएगी तो क्या करेंगे। तो राज्यपाल की मुख्यमंत्री नियुक्त करने में भूमिका, इसकी भूमिका कैसे थी? राज्यपाल को ये सलाह दी गई, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, तो फिर दल के जो भी नेता होंगे, दल के नेता, इनको क्या बनाया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो, दूसरी स्थिति क्या बनती है? दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, ऐसी स्थिति में क्या करे? ऐसी स्थिति में राज्यपाल को कहा गया कि वह 4 बातों का ध्यान रखे। कैसे ध्यान रखे? उसको एक वरीयता क्रम दिया गया, उसको एक वरीयता क्रम दिया गया। क्या कहा गया कि सबसे पहले आप उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें जिसने चुनाव पूर्व गठबंधन किया हो। किसे आमंत्रित करे? जिसने चुनाव पूर्व गठबंधन किया हो। चुनाव पूर्व गठबंधन। अगर चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ तो फिर ऐसे दल को आमंत्रित करे, सबसे बड़ा दल जिसको किसका समर्थन हो? निर्दलियों का। अगर चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं है तो फिर ऐसे दल को आमंत्रित करे, सबसे बड़े दल को, जिसको निर्दलियों का सहयोग हो। ओके। तीसरा, अगर ऐसी स्थिति भी नहीं बनती है तो फिर चुनाव बाद गठबंधन, किसको? चुनाव बाद गठबंधन को आमंत्रित करे। चुनाव बाद गठबंधन आमंत्रित करे जिसके दल के सभी व्यक्ति सरकार में क्या भाग लेना चाहते हो। सभी दल सरकार में भाग लेना चाहते हो, सभी दल सरकार में भाग लेना चाहते हो, ऐसे दल को आमंत्रित करें। और फिर कहा कि अगर ऐसा दल भी नहीं मिले तो फिर किसे करे ना? ऐसा भी नहीं है तो चुनाव बाद गठबंधन, चुनाव बाद गठबंधन जिसमें कुछ दल तो सरकार में भाग लेना चाहिए तथा कुछ दल बाहर से समर्थन करे।
क्या कहा सीएम की नियुक्ति के मामले में? सरकारी आयोग ने ये कहा कि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तब तो राज्यपाल की चॉइस ही खत्म हो गई है कि वो बहुमत दल के नेता को सीएम बनाएगा। अगर नहीं है, ऐसा कोई दल नहीं है जिसको स्पष्ट बहुमत मिला है, तो फिर राज्यपाल को एक वरीयता क्रम फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर चुनाव पूर्व कोई ऐसा गठबंधन बना है जिसको बहुमत प्राप्त है तो फिर उसे बुलाए। चुनाव पूर्व गठबंधन जिसके पास में सबसे ज्यादा सीटें हो उसको दल बनाने उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। ऐसा दल नहीं है तो सबसे बड़ा दल जिसने निर्दलियों का सहयोग लेकर सरकार बनाने का दावा पेश किया उसे आमंत्रित करे। ऐसा भी नहीं है तो चुनाव बाद ऐसा गठबंधन जिसके सभी दल, गठबंधन में जो जो दल शामिल हो रहे हैं वो सभी सरकार में भाग लेना चाहते हैं, ऐसे दल को आमंत्रित करे। वह भी नहीं है तो चुनाव बाद का ऐसा गठबंधन जिसके कुछ दल सरकार में भाग लेना चाहते हैं, कुछ दल बाहर से समर्थन करना चाहते हैं, ऐसे को आमंत्रित करे। और जब ये सारे उपाय खत्म हो जाए, कोई भी उपाय नहीं बचे, फिर फाइनली ये होता है कि विधानसभा को भंग करे और फिर मध्यावधि चुनाव करवाए जाए या दोबारा चुनाव करवाया जाए। ठीक है, तो लिखो इसी बात को। है इन आयोगों से केंद्र सरकार मांगती है, केंद्र सरकार ने तो नियुक्त किया था। नहीं होता, तभी तो आयोग नियुक्त करते हैं। चलो लिखो, राज्यपाल की नियुक्ति करने में भूमिका, राज्यपाल की मुख्यमंत्री नियुक्त करने में भूमिका। नंबर 1, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, तो दल के नेता को मुख्यमंत्री, दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। नंबर 2, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो राज्यपाल को निम्न वरीयता क्रम में, तो राज्यपाल को निम्न वरीयता क्रम का अनुसरण करना चाहिए। तो राज्यपाल को निम्न वरीयता क्रम का अनुसरण करना चाहिए। वरीयता क्रम का अनुसरण करना चाहिए। और क्या है अनुसरण? नंबर 1 लगा के लिख दो। ये ऐसा कैसे लिख दो? इसमें आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर डिटेल में लिख लेना, नहीं तो फिर ऐसा कैसा है? चुनाव पूर्व गठबंधन हो, सबसे बड़ा दल प्लस निर्दलियों का सहयोग हो। चुनाव बाद गठबंधन, सभी दल सरकार में भाग लेना चाहते हो। चुनाव बाद गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में भाग ले और कुछ दल बाहर से समर्थन करे। ठीक है, 4 बातें ऐसे की ऐसे लिखनी है।
दिया, जिसमें कुछ दल सरकार में भाग ले प्लस कुछ दल बाहर से समर्थन दे। अभी तो सरकारी आयोग हो रहा है। सरकारी आयोग की सिफारिश से लिखो, ऐसा प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन सरकारी आयोग ने राज्यपाल के संबंध में क्या सिफारिश करी, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या सिफारिश करी, ऐसा प्रश्न तो मेंस में भी आएगा। या ऐसा प्रश्न तो रीट में भी आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी सिफारिश सरकारी आयोग ने नहीं करी, निम्न में से कौन सी सिफारिश पुंछी आयोग ने नहीं करी, निम्न में से कौन सी सिफारिश पुंछी आयोग ने करी या सरकारी आयोग ने करी, ऐसा प्रश्न तो कभी भी बन जाएगा। ये दो तीन ही है, तो मैं तो दो तीन ही लिखा रहा हूँ, प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, कहीं से भी बन जाएगा। और ये प्रश्न अगर बनता है कि वरीयता क्रम सरकारी आयोग ने मुख्यमंत्री नियुक्त करने का कौन सा वरीयता क्रम निर्धारित किया, तब क्या करके आओगे? तब तो पढ़कर भी गलती करके आओगे हैं। आया कैसे नहीं है? आया है प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य का नाम पूछा था एक बार, अन्य नाम देके पूछा था, तो सदस्य समिति के सदस्य है। और ये सरकारी आयोग की सिफारिश है, तो कल परसों पेपर में भी थी ना, कल परसों पॉलिटी का पेपर लगा उसमें भी तो थी। और हर एग्जाम में अच्छा एग्जाम होता है ना जिसमें पुंछ आयोग और सरकारी आयोग की सिफारिशें पूछी जाती है। नहीं, अच्छी पूछते हैं, कोचिंग के टेस्ट नहीं, यूपीएससी में भी पूछते हैं, आरपीसी में पूछते हैं, सब जगह पूछते हैं। अभी तो सीएम ही बना है, सीएम बनने के बाद में तो कुछ ऐसा थोड़ी है। राज्यपाल का पद बहुत विवादास्पद है, बहुत विवाद में रहता है, इसलिए सरकारी आयोग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर पुंछ आयोग की फिर जरूरत पड़ी, ठीक है। उससे पहले राज्यपाल को जब चाहे तब हटाया जा रहा था, आजकल राज्यपाल के कार्यकाल में थोड़ी सी स्थिरता है, आप देखोगे तो ऐसे नहीं हटाते हैं, विशेष प्रक्रिया के फॉलो विशेष प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। ओके, राज्यपाल को मुख्यमंत्री तो बना ही दिया, मुख्यमंत्री के संबंध में भी कुछ सिफारिशें करी। क्या सिफारिश थी? 7 नंबर, मुख्यमंत्री के संबंध में, मुख्यमंत्री के संबंध में यह कहा सरकारी आयोग ने, अगर आपने किसी स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर अगर आपने ऐसे दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जिसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, वो या 4 वरीयता क्रम में आता है, गठबंधन वाला हो या गठबंधन नहीं है तो किसी का समर्थन से सरकार बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को शपथ लेने के 30 दिन में ऐसे व्यक्ति को शपथ लेने के 30 दिन में बहुमत हासिल करना होगा या विश्वास मत हासिल करना होगा। क्या कहा मुख्यमंत्री के बारे में? इसने कहा मुख्यमंत्री के बारे में कि जिसे मुख्यमंत्री ऐसा है जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं होने पर मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? 30 दिन में, शपथ लेने के 30 दिन में क्या करना चाहिए? शपथ लेने के 30 दिन में विश्वास मत हासिल करना चाहिए। विश्वास मत का मीनिंग इतना सा है कि सरकार, विधानसभा के सदस्य सरकार में, मंत्री परिषद में विश्वास जताते हैं, जो मंत्री परिषद काम कर रही है उसके समर्थन में है। क्लियर? लिखो एक ही बात, मुख्यमंत्री के संबंध में, मुख्यमंत्री के संबंध में ऐसे ही लिख दो, फ्लो में ही लिख दो, डिटेल में लिखोगे फिर क्या दो, इससे ज्यादा हो गया। फ्लो में लिख दो, मुख्यमंत्री के संबंध में नीचे लाइन करके लिख दो, स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं होने पर शपथ लेने के 30 दिवस में विश्वास मत हासिल करे। हासिल करे या हासिल करने के लिए कहना चाहिए? राज्यपाल का दायित्व है कि वो 30 दिन में विश्वास मत करवाए, फ्लो टेस्ट करवाए,
संवैधानिक बाध्यता नहीं है, सरकारी आयोग ने कहा है कि 30 दिन में करवा ले। शपथ लेने के शपथ लेने के बाद शपथ लेने के बाद शपथ लेने के बाद 30 दिवस में विश्वास मत हासिल करे। समझ में तो आ रहा है क्या? एक टाइम में तो आ रहा है, बाद में नहीं, भले ही घर जाने के बाद में ऊपर से हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो पता रहेगा ना कि इतनी बातें आसान से बातें पड़ी हुई है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो क्लिक होगी। कल को आप में से कोई जाके टीचर बन गया तो कल में से आप कोई टीचर बन गया तो फिर आधा अधूरा थोड़ी पढ़ा गया हो गया। लिखो क्यों? चलो आगे। अगर मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल हो, कंडीशन क्या बन गई? यदि मंत्रिपरिषद को विश्वास मतलब सरकार ऐसी है जिसमें कॉन्फिडेंस है, विधानसभा के सदस्यों को क्या है? विश्वास है, ऐसी सरकार है, तब क्या होगा? तब राज्यपाल की भूमिका कैसी होगी? अगर ऐसी मंत्रिपरिषद है जिसे विश्वास हासिल है, तो फिर मंत्रिपरिषद ने जैसा कहा है वैसा राज्यपाल को करना पड़ेगा। तब राज्यपाल किसके अनुसार काम करेगा? तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, पहली बात। अगर मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल है और मंत्रिपरिषद ने अधिवेशन को बुलाने के लिए कहा है या सत्र का अवसान करने के लिए कहा है या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश दी है, तो राज्यपाल को राज्यपाल पर बाध्यता होनी चाहिए। किसकी बाध्यता होना चाहिए? सलाह को स्वीकार करे। यदि मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल है तो फिर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करे, स्व विवेकीय शक्तियों का प्रयोग नहीं करे, वो जैसी है वैसी की वैसी रहने दे। इवन इतना ही नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम ही नहीं करे, अगर विश्वास हासिल है तो फिर अगर किसी व्यक्ति को मनोनीत करना है, किसी व्यक्ति को क्या करना है? मनोनीत, किसी व्यक्ति को मनोनीत करना है, मनोनीत भी करना है तो फिर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करना है। अगर विश्वास हासिल है तो फिर स्व विवेकीय शक्तियों का प्रयोग नहीं करे।
यदि मंत्रिपरिषद ने किसी ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने के लिए कह दिया है, चाहे विधेयक पारित हुआ, विधानसभा में पारित हुआ, राज्यपाल के पास में गया, राज्यपाल को यह कहा कि इसको पास करना है तो उसे पास करे, राज्यपाल को यह कहा है मंत्रिपरिषद ने कि इसे अनुमति नहीं दे तो अनुमति नहीं दे, राज्यपाल को जैसा कहा गया है विधेयक के संबंध में वैसा करे। अगर यह कहा गया कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करे तो फिर उसे तुरंत आरक्षित करना चाहिए। कुल मिला के स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग नहीं करे, यही बात है। और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि अधिवेशन बुलाना मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सत्र का अवसान करना मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर दी है तो राज्यपाल को क्या कर देनी चाहिए, विधानसभा को भंग कर देनी चाहिए। क्योंकि मंत्रिपरिषद किसमें है, मेजोरिटी में है, बहुमत में है, विश्वास हासिल है। हासिल है तब ये, हासिल नहीं हो तब स्थितियां बदल जाएगी। लिखो इन बातों को। हाँ, ये लिख दो, यदि मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल हो, 4 बातें लिख देंगे। मंत्रिपरिषद क्यों भंग करवाती है, ऐसे करवाती है, कई बार सरकारें क्या होती है, पॉपुलरिटी लिए होती है। 5 साल से पहले उनको ये लगता है कि 5 साल बाद में स्थितियां बदल जाएगी, 4 साल में उनकी पॉपुलरिटी, लोकप्रियता अच्छी खासी स्तर पे होती है। उनको ये लगता है कि अगर अभी चुनाव करवा लिए जाए तो हम दोबारा क्या जाएंगे, सरकार में आ जाएंगे। तो फिर मंत्रिपरिषद राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की सलाह देती है, राज्यपाल विधानसभा को भंग करते हैं, मध्यावधि चुनाव होते हैं, और जिस सरकार को लोकप्रियता हासिल होती है वो सरकार वापस क्या होती है, फिर रिपीट होती है। ऐसे देते हैं ना राज्य के मंत्रिपरिषद, केंद्र का कोई काम नहीं है। यदि मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल हो तब राज्यपाल की भूमिका, यदि मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल हो तब राज्यपाल की भूमिका, यदि मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल हो तब राज्यपाल की भूमिका। तो नंबर 1, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। नंबर 2, विधानसभा या विधानमंडल लिख देना, दोनों चीजें हो तो, विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, सत्र अवसान करने या विधानसभा को भंग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह को, विधानसभा के अधिवेशन को बुलाने, 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 विधानसभा के अधिवेशन को बुलाने या सत्र अवसान करने, या सत्र अवसान करने, या विधानसभा को भंग करने, या विधानसभा को भंग करने, विधानसभा को भंग करने की मंत्रिपरिषद की सलाह है, कि मंत्रिपरिषद की सलाह है, राज्यपाल पर बाध्यकारी होनी चाहिए। राज्यपाल पर बाध्यकारी होना चाहिए। अगर मंत्रिपरिषद ने यह कह दिया है कि चाहे विधानसभा को भंग करना पड़े तो फिर कर देना चाहिए। शर्त यह है कि मंत्रिपरिषद को क्या होना, हासिल होना चाहिए, विश्वास हासिल होना चाहिए। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, रिसेंटली थोड़े दिनों की बात है, अपने राजस्थान में भी ऐसा हुआ था कि राज्यपाल को अधिवेशन बुलाने के लिए कहा जा रहा था, राज्यपाल अधिवेशन नहीं बुला रहे थे। ठीक है, फिर अपने
जो भी बड़ा दल है उसको राजभवन में धरना देना पड़ा था। याद है वो बातें? थोड़े दिन पहले की बातें हैं। राजभवन में धरना देना पड़ा था, अधिवेशन, राज्यपाल अधिवेशन नहीं बुला रहे थे, ये कह रहे थे कि अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। उसके बाद में राज्यपाल ने अधिवेशन बुलाया और स्पीकर ने जब सत्र का अवसान करना था, मंत्रिपरिषद ने सत्र का अवसान करने की सिफारिश करी ही नहीं। उसने कहा कि सदन को स्थगित कर दिया लंबे समय के लिए। स्पीकर ने क्या किया? विधानसभा के स्पीकर ने सदन को लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया। अगली बार जब भी बुलाना था तो राज्यपाल की जरूरत पड़ी नहीं और अब सत्र स्टार्ट हो गया। स्थगित था, सरकार ने आदेश निकाला, सत्र प्रारंभ हो गया। ठीक है, वापस मतलब कि अधिवेशन प्रारंभ हो गया बिना राज्यपाल के ही। तो ये विवाद भी होता है, तो सरकारी आयोग को पहले से ही पता था कि ऐसा विवाद होए तो क्या करना है। तो ऐसा विवाद होवे तो राज्यपाल पर यह संवैधानिक बाध्यता होनी चाहिए। अगर मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल है तो उसने अधिवेशन बुलाने के लिए तारीख तय कर दी है, तो फिर उसी तारीख में अधिवेशन को बुलाया जाना चाहिए। ओके, आगे लिखो। हाँ, राज्यपाल को स्वयं विवेक के शक्तियों को, हाँ, राज्यपाल द्वारा स्वयं विवेक, हाँ लिख दो, मैं ऊपर नीचे करवा दूंगा ना, वो लिख दो। राज्यपाल को स्वयं विवेक के शक्तियों का प्रयोग, स्वयं विवेक के शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अथवा बहुत कम है, अथवा के बजाय, बहुत कम के बजाय दुर्लभ मामलों में ही लिख दो। राज्यपाल को स्वयं विवेक के शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अथवा दुर्लभ मामलों में इसका प्रयोग होना चाहिए। अब वो दुर्लभ मामले कौन से हैं? जहां मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को ऐसा कार्य करने के लिए कह दिया है जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है, संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो वहां पर वह स्वयं विवेक से काम कर सकता है, या दुर्लभ मामलों में स्वयं विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ओके, आगे। मनोनीत व्यक्ति को, मनोनीत व्यक्ति के मनोनयन में मंत्री परिषद की सलाह है के अनुसार काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। मनोनीत व्यक्ति के मनोनयन, मनोनीत व्यक्ति के मनोनयन यहाँ पर एक और कंडीशन बनती है, जैसे ये तो मंत्रिपरिषद विश्वास में, इसलिए मनोनीत व्यक्ति का मनोनयन राज्यपाल किसकी सलाह पे करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेंगे। अगर मान लो मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल नहीं है, राज्यपाल को ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद ने विश्वास को दिया है, बहुमत में नहीं है, या गठबंधन की सरकार है, संकट में है, राजनीतिक संकट में फंसी हुई है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या स्वयं विवेक से मनोनीत कर दे? किसी व्यक्ति को मनोनीत स्वयं विवेक से कर दे? तब भी सरकारी आयोग ने कहा कि तब भी नहीं करना चाहिए, तब भी राज्यपाल को संकट दूर होने का वेट करना चाहिए, या सरकार को जब तक बहुमत हासिल नहीं होता है उसका वेट करना चाहिए। सरकार को जब तक बहुमत हासिल नहीं हो उसका वेट करे, जब तक विश्वास हासिल नहीं हो उसका इंतजार करे, या राजनीतिक संकट दूर नहीं हो जाए तब तक इसका इंतजार करे, और फिर मनोनीत व्यक्ति का मनोनयन केवल और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करे, ऐसा नहीं कि स्वयं कर दे। ठीक है, ओके। और क्या बातें हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, अब मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी तो करना पड़ेगा कई बार, ऐसा तो है नहीं कि मंत्रिपरिषद लगातार काम ही करती रहेगी। तो नंबर 8, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के संबंध में 9 नंबर लिख दो। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के संबंध में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के संबंध में देखो, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना और विधानसभा को भंग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अंतर समझ में आता है? मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया है, इसका मतलब है कि सरकार सरकार में नहीं रही है, विधानसभा है। मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया, नई मंत्रिपरिषद का गठन हो सकता है, नई सरकार बन सकती है।
क्राइटेरिया वही है, बहुमत दल के व्यक्ति को नेता बनाए, फिर आगे से आगे 4 वरीयता क्रम को फॉलो करे। अगर विधानसभा को भंग कर देते हैं तो फिर पूरी सरकार के साथ में, विधानसभा के साथ में मध्यावधि चुनाव होते हैं, सरकार भी हट चली जाती है, विधानसभा भी समाप्त हो जाती है, और फिर क्या होते हैं, मध्यावधि चुनाव होते हैं। केवल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना है। क्या करना है? केवल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना है। कब कर सकते हैं? जब राज्यपाल को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद को विश्वास नहीं है, और राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद को विश्वास नहीं है और फ्लोर टेस्ट के लिए कहा, फ्लोर टेस्ट नहीं करवा रही है, फ्लोर टेस्ट का सामना सरकार नहीं कर रही है, और राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा देने से भी क्या कर दिया है, मना कर दिया है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को क्या कर देना चाहिए, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देना चाहिए। पहला काम तो राज्यपाल का यही है कि वह मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए कहे। कैसी भी स्थिति हो, मंत्रिपरिषद स्वयं क्या दे, इस्तीफा दे। जब इस्तीफा नहीं देती है तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना चाहिए। दो स्थिति में, या तो विश्वास खो दे या फिर किसी गंभीर भ्रष्टाचार के आचरण में संलिप्त हो जाए। दो स्थिति होगी, या तो क्या कर दे, विश्वास खो दे, या किसी गंभीर भ्रष्टाचार के आचरण में लिप्त हो जाए, या 30 दिन का या 60 दिन का जो भी समय दिया है उस समय के अंदर फ्लोर टेस्ट नहीं, अधिवेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया जा रहा है, बहुमत का परीक्षण नहीं करवा रहा है। जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया है उसको सामान्य 30 दिन का टाइम मिलता है। अगर सामान्यता की बात नहीं और विशेष परिस्थिति हो तो 60 दिन का समय मिलता है। ये 30 दिन में, 60 दिन में अगर अधिवेशन बुलाकर बहुमत परीक्षण नहीं करवाती है सरकार, तो फिर सरकार को क्या कर देना चाहिए, राज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्लियर? 2-3 स्थिति है मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के संबंध में। तो सर्वप्रथम तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद को किसके लिए कहना चाहिए, इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। पहली बात तो यही है। सर्वप्रथम राज्यपाल को, रुको, सीएम जब इस्तीफा देता है ना, इसका मीनिंग होता है कि पूरी मंत्रिपरिषद ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है ना? सीएम को इस्तीफा देने का कहना चाहिए ना। मंत्रिपरिषद एक मंत्री देगा तो पूरी सरकार थोड़ी जाएगी। अगर एक मंत्री इस्तीफा दे उससे सरकार नहीं गिरती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो फिर सरकार गिर जाएगी। ठीक है ना? ओके। सर्वप्रथम राज्यपाल को सीएम को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, स्थिति कैसी भी हो। सर्वप्रथम पहला काम है कि इस्तीफा दे। इस्तीफा नहीं देते हैं, कब कब नहीं देवे, ये लो, इस्तीफा नहीं देने पर, इस्तीफा नहीं देने पर मंत्रिपरिषद को, लिखना मत आप क्योंकि इसमें और भी लाइन ऐड होगी, बर्खास्त कर सकते हैं। अगर इस्तीफा नहीं दिया है तो सरकार को क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। स्थिति क्या है? स्थिति, 2 स्थितियां बनती है, या तो विश्वास खो दे, विश्वास खो दे, या किसी गंभीर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो, गंभीर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो, शामिल हो, गंभीर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो, शामिल हो, या विश्वास खो दिया। 2 स्थिति है। तीसरी स्थिति कौन सी बनती है? तीसरी स्थिति यह बनती है कि बहुमत परीक्षण नहीं करवाए, बहुमत परीक्षण नहीं करवाए। एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन। 3 कंडीशन ये ऐसी हो गई है कि या तो विश्वास खो दे, बहुमत का परीक्षण नहीं करवाए, या फिर गंभीर भ्रष्ट आचरण में सम्मिलित हो जाए। तो पहली कंडीशन राज्यपाल के लिए यही है कि वो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए, कि मंत्रिपरिषद इस्तीफा नहीं देती है तो फिर क्या करना चाहिए, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? फ्लो में लिख देंगे? फ्लो में लिख देंगे? लिख दो। हाँ, फ्लो में लिख दो। पर इन 3 बातों को सही से लिख लेना। यहाँ पर कुछ नीचे ज्यादा लंबा एरो ले लेना, बीच में 3 कंडीशन, एक इधर तीर करके, एक इधर तीर करके, एक और तीर करके, ABC करके 3 कंडीशन लिख देना। फिर लिख देना कि सर्वप्रथम तो राज्यपाल को
ऐसा बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लिखो। फ्लो में लिखो फटाफट। फ्लो में लिखो, नहीं तो सरकारी आयोग ही नहीं होगा। अभी तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है इसकी। कल थोड़ी कर लेंगे, आज ही करेंगे। कोई इसलिए दुखी है कि तीनों लिखने के बाद में सर्वप्रथम तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद को क्या करना चाहिए, इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। मंत्रिपरिषद इस्तीफा नहीं देती है तब मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना चाहिए। पहले ऊपर वाली लाइन, फिर 1 2 3, उसमें तीर 3 लगा के, फिर नीचे उसका उपाय है। उपाय है कि सबसे पहले तो इस्तीफा देने के लिए कहे। ये केवल सलाहें हैं, ठीक है। सरकारी आयोग ने परामर्श दिया है राज्यपाल को, केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री को। मानना नहीं मानना तो जो राज्यपाल उन पर निर्भर करता है। जितनी बातें सरकारी आयोग ने की है वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे जितने भी डिसीजन आए सुप्रीम कोर्ट के, उनमें भी धीरे धीरे क्या हो गए, फिर उनको पुष्टि मिलने लगी। पहले स्वविवेक शक्ति की न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, आज न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सीमित हो लेकिन की जा सकती है। पहले विधानसभा को भंग कर देते तो राज्यपाल का स्वविवेक था, भंग कर दिया यार केंद्र सरकार का, ठीक है। आज उसकी भी क्या हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कई बार सरकारें बहाल भी होती है। उत्तराखंड का मामला था, सरकार काफी दिन तक सस्पेंड रही, लेकिन बाद में क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। तो कुल मिला के आज राज्यपाल चाहे तो सरकारों को मन माना या द्वेषपूर्ण आधार पे नहीं गिरा सकते हैं। चलो, विधानसभा को भंग करना हो तो ये तो मंत्रिपरिषद हुई है, विधानसभा को कब भंग करेंगे, तो नंबर 10 विधानसभा को भंग करने के संबंध में। विधानसभा को भंग करने के संबंध में सरकारी आयोग ने क्या कहा, विधानसभा को 2 ही कंडीशन में भंग किया जाना चाहिए। पहली कंडीशन तो क्या बनती है, पहली कंडीशन तो विश्वास हासिल मंत्रिपरिषद ने क्या दिया हो, परामर्श दिया हो। विश्वास हासिल है, विधानसभा को भंग करने के संबंध में सरकारी आयोग ने क्या कहा कि विधानसभा को 2 ही कंडीशन में भंग किया जाना चाहिए, या तो विश्वास हासिल मंत्रिपरिषद द्वारा क्या दे दी है, सलाह दे दी है। दूसरी बात, अगर विश्वास हासिल नहीं है, विश्वास हासिल नहीं है या राजनीतिक संकट आ गया, मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने से राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया, तब विधानसभा को क्या करना चाहिए, भंग करना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन होती है मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने, मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने या साधारण चुनाव के पश्चात, साधारण चुनाव के पश्चात राजनीतिक संकट उत्पन्न होने तथा
सरकार बनाने के समस्त उपाय विफल। सरकार बनाने के समस्त उपाय क्या हो गए हैं? विफल हो गए। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद, विधानसभा को क्या कर देना चाहिए? भंग कर देना चाहिए और मध्यावधि चुनाव करवाने चाहिए। लिखो विधानसभा को भंग करने के संबंध में। नंबर 1, ये लो, विधानसभा दो ही स्थिति में भंग की जा सकती है, या तो विश्वास हासिल मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह देने पर। हाँ लिख दो, 2 एरो लगा के लिख दो, 2 एरो लगा के लिख दो। आप ये डिटेल में लिख रहे हैं ना, डिटेल में तो किताबों में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ते ही रह जाएंगे। हाँ, इसलिए जहां एरो हो वहां पर एरो लगा के लिख दिया करो, क्योंकि उसमें समरी आ जाती है। विश्वास हासिल मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह देने पर, या फिर मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने या साधारण चुनाव के पश्चात राजनीतिक संकट उत्पन्न होने तथा सरकार बनाने के समस्त उपाय विफल होने पर। उपाय कौन कौन से? उपाय वही वरीयता क्रम के 4, वो उपाय अपनाए जाने चाहिए। फिर उनसे भी सरकार नहीं बनती है तो फिर अंतिम उपाय यही कि विधानसभा को क्या कर दे? भंग कर देना चाहिए। ये तो विधानसभा तक का काम हो गया। अब थोड़े से राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करने का मामला बनता हो या किसी अध्यादेश का मामला बनता हो, तब सरकारी आयोग ने क्या सिफारिश दी, या कोई आपातकाल लगाने की बात हो तब सरकारी आयोग ने क्या सिफारिश दी, वो भी है थोड़ी सी। आज या कल? कल की बात है, आज या कल? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने लिख ली, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, फुर्सत में आपने 2 बार पढ़ ली। जरूरी थोड़ी एग्जाम के समय आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एग्जाम के समय इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्या करेगी? आपको ये मार्गदर्शन देगी ये लाइनें। तब आपको पता चलेगा कि ये संविधान में नहीं है, सरकारी आयोग ने कहा। जो कुछ कहा सरकारी आयोग ने कहा, पुंछ आयोग ने तो 2-4 बातें गई थी। ठीक है, और दो ही तो कमीशन है राज्यपाल से संबंधित, सरकारी आयोग या पुंछ आयोग। 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर देना, इसके बाद में एग्जाम तो पढ़ना ही नहीं है। आपको मोटी मोटी बातें ऐसे ही याद रह जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।